Hello student, welcome to the online class of Python. This is a lecture for the student of class 11th of this session. I hope this is our first lecture and in this lecture we will study some points. वो points कौन से होंगे? Let us see first of all the syllabus. According to syllabus, this is your syllabus, complete syllabus, और इसमें जो first unit है that unit is mentioned here. So in this lecture the unit name is computer system organization, and in this lecture we are going to study about this topic, that is basic computer organization. अब आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? हम कंप्यूटर सिस्टम की डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, और उसके साथ में ही CPU, मेमोरी, और अगर पॉसिबल हुआ तो हार्ड डिस्क और इनपुट आउटपुट्स को भी हम इसमें साथ में कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो इस PDF को रिमूव करते हैं यहाँ से। तो ये जो आपको इमेज यहाँ पे विजिबल हो रही है, अकॉर्डिंग टू दिस आज के फर्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करूँगा कंप्लीट करने की, कंप्यूटर सिस्टम का जो ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है वो कंप्लीट हो जाए और CPU प्लस मेमोरी जो है हार्ड डिस्क तक, ये मेरा मोटिव है। देखते हैं, बाकी अगर लेक्चर ज़्यादा लंबा बनेगा तो हम अवॉइड करेंगे, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पाएगा शॉर्ट लेक्चर में हम उतनी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अब ये PDF आप देख लीजिए, ये सुमिता अरोड़ा जो आपकी बुक है, मेरे पास ये लास्ट ईयर की बुक है, मैंने उसमें से ये कुछ पेजेस स्कैन किए हैं, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू आपका चैप्टर का नेम है और इसमें इंट्रोडक्शन है, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है और मोबाइल ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल लास्ट में हमारा टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। तो आज हम बेसिकली जो बात करेंगे वो बात करेंगे बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, इसमें जितने भी पॉइंट्स ऐड ऑन हो पाएंगे हम उनको ऐड ऑन करेंगे। मेनली जो आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे वो इन टॉपिक्स पे करेंगे। काफ़ी थ्योरेटिकल है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरेटिकल के साथ में इजी भी है, बस थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले तो बात आती है कि ये जो यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है कंप्यूटर, ठीक है, ये कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू पढ़ने से पहले हमें ये फैक्ट क्लियर होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है। तो आज की जनरेशन, जैसे कि आप सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग समझते हैं अच्छी तरह से कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है। लेकिन अगर हम आज से 20, 30, 40 ईयर्स पहले की बात करें तो वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था और हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानते भी नहीं थे। ठीक, तो अभी आप लोगों की नज़र में तो ये क्लियर है कि कंप्यूटर क्या होता है। बेसिकली इसका यूज़ स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर का एग्जिस्टेंस हुआ तो बेसिकली इसका हम यूज़ करते थे कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे कंप्यूटर ने हमारे बाकी के जो डिवाइसेस थे, रेडियो है, मोबाइल है, या फिर ईमेलिंग है, इंटरनेट की सारी फैसिलिटीज़ उसमें आती गई, तो वो सारा का सारा कंप्यूटर ने टेक ओवर कर लिया और अब वही सारी चीज़ें आपका जो स्मार्टफोन है वो टेक ओवर कर रहा है। ठीक है, पाम टॉप होता है आपके हाथ में स्मार्ट मोबाइल, उसमें हम सभी कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें स्टडी करनी है बेसिक टर्म्स से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक डिवाइस है जो मेनली दो पार्ट से मिलके बनती है। फर्स्ट वन इज़ नोन एज हार्डवेयर एंड सेकेंड वन इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ हम क्यों करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ हम करते हैं क्योंकि ये बहुत सारा डेटा प्रोसेस कर सकता है, बहुत सारी वेज में प्रोसेस कर सकता है। फ़ोटोज़ या फिर इन्वेंट्री, हम इसमें फ़ोटोज़ एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, इन्वेंट्रीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, और आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट, इस पर आप लोग गेम खेल सकते हो। ठीक है, इसके साथ में ही ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की कैलकुलेशंस करने के लिए यूज़ होता है। कंप्यूटर मशीन बेसिकली बाइनरीज पे वर्क करती है। खैर वो आगे की बात है, अभी के लिए आप ये समझिए कि कंप्यूटर जो एक टर्म है, कंप्यूटर जो एक डिवाइस है, वो बेसिकली दो टर्म से मिलके बनी है। फर्स्ट वन इज़ नोन एज हार्डवेयर एंड सेकेंड वन इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर। क्लियर है? अब हार्डवेयर में क्या होता है?
हार्डवेयर द फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। तो फिजिकली इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें आप छू के देख सकते हो, इसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है, छू के देख सकते हो, मैंने वर्ड ये बोला क्योंकि कई जगह पे हार्डवेयर की डेफिनेशन ये भी होती है, द यूनिट ऑफ कंप्यूटर विच इज़ टेंजिबल दैट इज़ नोन एज हार्डवेयर, यानी कि जिसको हम टच करके देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड ये जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट है जो कि टेंजिबल नहीं है, जिसे हम टच करके नहीं देख सकते, लेकिन हाँ हम ये देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ आउटपुट दिया जा रहा है। ठीक है, in other words definition is on the screen. These are the recorded instructions and programs that govern the working of a computer. ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है एंड ऑल दैट। तो प्रोग्राम समझने के लिए, इंस्ट्रक्शन समझने के लिए कंप्यूटर की टर्म में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पाइथन लैंग्वेज के जब हम फंडामेंटल्स पढ़ेंगे वहाँ पे प्रोग्राम आएगा। इंस्ट्रक्शन के बारे में हम आपको बता देते हैं। ये बिल्कुल सिंपल टर्म्स में इंस्ट्रक्शन यही समझ लीजिए आप कि आपने किसी से कहा कि प्लीज़ प्रिपेयर 1 कप ऑफ टी, तो ये क्या हो गया? ये इंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन है। अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक टर्म है जो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, फॉलो करने के बाद प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है। जैसे कि आपने कह दिया कि 2 + 2 कितना होता है, तो हम बोलेंगे 4। ठीक है, लेकिन हमने 4 क्यों बोला? हमने 4 इसलिए बोला क्योंकि हमें मैकेनिज्म पता है कि एडिशन कैसे होता है। ठीक, तो ये जो एडिशन किस तरह से हो रहा है, सब्ट्रैक्शन किस तरह से होता है, तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं, ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, रूल्स हैं, इन सब को हम सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शंस की रूप में या फिर प्रोग्राम्स के रूप में स्टोर करते हैं। उसके बाद वो सॉफ्टवेयर अपना पर्टिकुलर जो वर्क है उसे परफॉर्म करता है। सो ऑन द होल कंप्यूटर मशीन इज मेड अप ऑफ टू मेन units. We can say that number 1 can be said as hardware, number 2 is known as सॉफ्टवेयर। तो ये तो बात हुई आपकी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसी पीडीएफ में कि बेसिक कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम शो हो रहा है, फिगर 12.1 बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इस फिगर को समझने से पहले थोड़ा सा सिंपल तरह से एक दूसरी फिगर है, मैं आपको वो समझा देता हूँ। एक्चुअली हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कंप्यूटर सिस्टम IPO प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कौन सा प्रिंसिपल? दैट इज नोन एज IPO। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ये एक प्रिंसिपल है, इस पे हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। अब ये जो यहाँ पे ये सारे के सारे कंटेंट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, इसके लिए मैंने एक दूसरी इमेज, एक दूसरा डायग्राम तैयार किया हुआ है। हम उस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, आई थिंक बेटर समझ में आएगा। ये गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो लेट अस सी हियर इन दिस वर्ड फाइल, हियर इज द डायग्राम। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो IPO, I here it is P and O, IPO के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। क्लियर है? किस तरह से ये IPO क्या है? I stands for input, P stands for processing, ठीक है, here it is processing, and O stands for output। यानी कि सबसे पहले हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देंगे, वो इंस्ट्रक्शन उसमें इनपुट किया जाएगा, उन इंस्ट्रक्शंस के बेस पे प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है प्रोसेसिंग यूनिट, अभी मैं इसको सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट ही बोल रहा हूँ। तो ये जो यहाँ से हमें इनपुट मिलेंगे इंस्ट्रक्शंस, वो इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू प्रोसेस किए जाएंगे, और ये जो आप आउटपुट यहाँ पे देख रहे हो, तो आउटपुट यूनिट के थ्रू वो जो रिज़ल्ट होगा वो रिज़ल्ट आउटपुट में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका कॉन्सेप्ट IPO का। क्लियर? अच्छा, इनपुट क्या होता है? सबसे पहले इनपुट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कंप्यूटर मशीन में हम इनपुट जो देते हैं वो देते हैं जिस तरह से हमारे पास कीबोर्ड हो गया है ना, स्कैनर हो गया,
तो ये क्या हो गई, ये इनपुट डिवाइसेस हो गई। और इन इनपुट डिवाइसेस को हम यहाँ पे इनपुट यूनिट में, अगर मैं इसकी जगह पे इनपुट की जगह पे इनपुट यूनिट लिख दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इनपुट यूनिट में हमारे पास बहुत सिंपल एग्जांपल कीबोर्ड आ गया, ठीक है। तो कीबोर्ड के थ्रू या फिर माउस के थ्रू हम कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पास कर दिए जाएंगे, वो इंस्ट्रक्शन पास कर दिए जाएंगे प्रोसेसिंग यूनिट में। अब प्रोसेसिंग यूनिट का वर्क ये रहता है कि प्रोसेसिंग यूनिट उन इंस्ट्रक्शंस के बेस पे प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट में हमें रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट कहाँ मिलेगा, आउटपुट यूनिट्स में मिलेगा। आउटपुट यूनिट्स कौन सी होती हैं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, जैसे आपका मॉनिटर, ठीक है, तो उसमें आउटपुट मिल जाएगा। तो इनपुट आउटपुट यूनिट तो बहुत सिंपल सी हैं, लेकिन थोड़ा सा जो टिपिकल है, जो समझने वाली चीज़ है, वो है हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। नाउ सी, ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है कंप्यूटर की, इस प्रोसेसिंग यूनिट को ही हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेसिंग है, वो प्रोसेसिंग इसी में हो रही है, ठीक है। तो दिस पार्ट इज़ नोन एज, ये जो हाईलाइट हो रहा है, दिस पार्ट इज़ नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि कंप्यूटर का ये सेंट्रल पॉइंट है। इस सेंट्रल पॉइंट के बिना कंप्यूटर कोई वर्क प्रॉपर नहीं कर सकता, सारी प्रोसेसिंग इसी के थ्रू होती है। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अपने आप में कई तरह की सब यूनिट्स में डिवाइड है। वो सब यूनिट्स कौन कौन सी हैं, ALU, ठीक है, CU, ALU जो है, ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं कई सारे, जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो वो कहाँ पे, वो कौन सी यूनिट परफॉर्म करती है, वो परफॉर्म करती है हमारी ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर है, ओके। इसके बाद जो सेकंड यूनिट है इम्पॉर्टेंट, वो हमारी है CU क्या होता है, CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का वर्क ये होता है कि जो भी प्रोसेसिंग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में हो रही है, वो प्रोसेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कोई डेटा मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड वन इज़ रजिस्टर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ALU में जो प्रोसेसिंग हो रही है, जो कैलकुलेशंस हो रही हैं, उन कैलकुलेशंस को टेम्परेरीली होल्ड करने के लिए, कुछ समय के लिए होल्ड करने के लिए हमें कुछ डिवाइस की ज़रूरत है, जिन डिवाइसेस को हम रजिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेन यूनिट्स हुई। इसके बाद अब सिंस हमने बोला कि कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्रेन है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जब ब्रेन हो गया, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ कैलकुलेशंस हो रही हैं, उन कैलकुलेशंस से कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट्स भी आते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो, इक्वेशन 1 आ गई, उसको मार्क कर दिया, फिर इक्वेशन 2 आ गई, उसको मार्क कर दिया, x की वैल्यू आ गई कहीं पे, cos थीटा की वैल्यू आ गई कहीं पे, तो उसको अलग लिख लेते हो, कॉपी पे सेव कर लेते हो। तो वो अलग क्यों लिख लेते हो, वो अलग इक्वेशन क्यों बना लेते हो, इसलिए ना कि आपको आपकी मेमोरी में वो होल्ड कर जाए कि भाई इसका वैल्यू ये रही, ठीक है। तो इस तरह के इंटरमीडिएट जो टास्क हैं, जो मेमोरी किसी प्रोसेसिंग में इंटरमिटेंटली अकर हो रही है, कोई वैल्यू जो अकर हो रही है, उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट है जिसको हम मेमोरी यूनिट बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई मेमोरी यूनिट। अब इस मेमोरी यूनिट के भी अपने कई सारे पार्ट्स हैं जो कि हम अभी इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। वो जो मेन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। नंबर 1 रैम होती है, ठीक है, और नंबर 2 रोम होती है, ROM। ये सारी चीज़ें आई होप कि आप 10th में स्टडी करके आए होंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा डीप हम नहीं जाएंगे हम, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर मिलेगी यहाँ पे। तो ये जो मेमोरी है, ये मेमोरी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। नंबर 1 इज़ रैम एंड रोम, ठीक है। अब ये रैम रोम क्या होती हैं, कौन कौन सी तरह की होती हैं, ये भी फर्दर कैटेगराइज्ड हैं 2 तरह से, ठीक है, और रोम भी कैटेगराइज्ड है। तो
वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आता है स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट क्या होती है? अब सिंस ह्यूमन माइंड है तो ह्यूमन माइंड में सारा जो डेटा है वो डेटा सब माइंड में ही तो नहीं रहता है। तो कई बार क्या होता है, हम डायरीज़ बनाते हैं, कॉन्टैक्ट की डायरी बनाते हैं या फिर इन्वेंट्रीज बना लेते हैं। आपने किसी फ्रेंड को पैसे दिए तो कहीं पे नोट कर लिए कि भाई उसको हमने इतने पैसे दिए, है ना। तो इस तरह के वर्क के लिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी स्टोरेज यूनिट होती है। इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं समटाइम्स। स्टोरेज यूनिट को इसे हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वो उस डेटा को स्टोर करके रखते हैं जो डेटा अभी प्रोसेस नहीं हो रहा है, ठीक है। जो प्रोसेस हो रहा है डेटा, वो डेटा हमारा मेमोरी में रहता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब यूज़र जो है वो यूज़र इनपुट के थ्रू यहाँ पे इस मेमोरी में कुछ इंस्ट्रक्शन पास ऑन करता है, ठीक है। अब ये मेमोरी जो है, ये मेमोरी इस ALU को वो इंस्ट्रक्शन पास करती है कि भाई अगर अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशन है तो ये परफॉर्म करेगा। इन डिटेल भी बात करेंगे कि भाई अर्थमेटिक कौन से, लॉजिकल कौन से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो डेटा एज एन आउटपुट आएगा वो डेटा यहाँ पे वापस मेमोरी में आके स्टोर होगा। और अगर कोई प्रोसेसिंग चल रही है, बीच में ही कोई डेटा कोई आउटपुट आया जो आउटपुट फर्दर यूज़ किया जाएगा, तो वो ALU से इस रजिस्टर में स्टोर हो जाता है और रजिस्टर से वापस ALU एक्सेस कर लेता है, ठीक है। और फिर ALU जब सारा का सारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है तो वो कंप्लीट कैलकुलेशन ये ALU इस मेमोरी यूनिट को सेंड करेगा और फिर CPU के थ्रू, अब कंप्लीट CPU के थ्रू वो जो रिज़ल्ट है वो आउटपुट यूनिट में, यहाँ पे R बना देता हूँ, आउटपुट यूनिट में वो शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके मॉनिटर में शो हो जाएगा, या फिर जब आप प्रिंटर के थ्रू प्रिंटर की कमांड देते हो तो उसमें वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका कंप्यूटर सिस्टम का की जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लियर। अब हम वापस चलते हैं जो हमारी बुक की जो PDF है, अब हम उस पर वापस चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या कौन से टॉपिक्स हैं। तो ये जो था, ये पूरा का पूरा जो आर्किटेक्चर था, ये मैंने आर्किटेक्चर इसकी वर्किंग आपको बता दी उस डायग्राम की हेल्प से। डायग्राम अगर बनाने को आ जाता है एग्ज़ाम में तो आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो जो कि इस बुक में मेंशन किया हुआ है, दिस वन। और अगर आप चाहो तो ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लियर। इसके बाद आपकी बुक में जो है इनपुट डिवाइसेस, इनपुट यूनिट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बुक के हेल्प से ही स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम इस वाले टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ इनपुट यूनिट, क्लियर है। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, वापस चलते हैं, ठीक है। सो हियर इट इज़ द इनपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट में देखो यहाँ पे ये जो नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, लुक एट हियर। एन इनपुट यूनिट, इसको रिमूव करता हूँ, बेटर रहेगा। एन इनपुट यूनिट टेक्स द इनपुट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू बाइनरी फॉर्म सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। अब देखो यहाँ पे एक कहानी आती है, यहाँ पे कहानी ये आती है कि इस पैराग्राफ के थ्रू ही अगर हम बात करें तो हम डेटा को इनपुट किस तरह से करेंगे कंप्यूटर में। बिल्कुल सिंपल सा आपका एक आंसर होगा कि सर बाय कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में आप देखते हो कि कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, बाकी सिंबल्स होते हैं, न्यूमेरिक डेटा होता है, वो सारा कुछ रहता है। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, सॉरी अल्फ़ाबेट्स हैं, हाँ, या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कि कीबोर्ड में मेंशन होते हैं, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होते हैं। लेकिन
कंप्यूटर मशीन इसको नहीं समझती। जो मैं बोल रहा हूँ वही सारा कुछ यहाँ इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ। तो ये जो कीबोर्ड पे सारा कुछ डेटा लिखा रहता है, ABCD, स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स वगैरह, तो ये हमारे ह्यूमन को समझने के लिए होते हैं। कंप्यूटर मशीन ये डेटा नहीं समझती, क्योंकि कंप्यूटर मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो केवल स्विच ऑन होना जानती है, स्विच ऑफ होना जानती है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट नोज ओनली हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। ठीक है, इन फर्दर नेक्स्ट लेवल के हम वर्ड्स में बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन केवल दो चीज़ों को जानती है। वो जानती है 1 फॉर ऑन, 0 फॉर ऑफ। ठीक है, अब ये जो 1 और 0 आया ये रिलेट कर गया बाइनरी लैंग्वेज से। इसीलिए आपने हमेशा से स्टडी किया होगा कि कंप्यूटर मशीन नोज ओनली विच लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, और बाइनरी लैंग्वेज में केवल दो ही होते हैं, दैट इज़ 1 एंड 0। इसके सिवा और कोई सिग्नल नहीं। ठीक है, तो अब होता क्या है, इस पैराग्राफ का मतलब क्या है? कहानी तो सुना दी सर आपने, अब इस पैराग्राफ का मतलब तो बताइए। तो इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि जब आप कीबोर्ड से कोई भी डेटा कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देने के लिए टाइप करते हो, जैसे कि आपने टाइप किया प्रिंट या फिर हेलो हाय, तो कीबोर्ड के थ्रू वो जो डेटा CPU में जाता है, तो सबसे पहले वो डेटा बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। बाइनरी में कन्वर्ट होके कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में वो कन्वर्ट हो जाता है, और बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद वो उस इंस्ट्रक्शन को समझता है और फिर वो परफॉर्म करता है। तो ये बात हुई इनपुट, कि हम कंप्यूटर की इनपुट यूनिट में इनपुट कैसे देते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन कैसे पास होता है। यही कॉन्सेप्ट आउटपुट यूनिट्स के साथ में भी रहता है। आउटपुट यूनिट्स के साथ में क्या होता है, CPU सारी की सारी प्रोसेसिंग कर लेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद बाइनरी में एक आउटपुट वो जनरेट करेगा। वो बाइनरी वाला आउटपुट कन्वर्ट होगा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, और फिर वो आपके मॉनिटर पे या फिर प्रिंटर के थ्रू आपके पेपर पे विजिबल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो एक टेबल देख रहे हो आप कि भाई ये टेबल क्या है, तो बेटर होगा कि हम इस पैराग्राफ को रीड कर लें। ऑन द सेम लाइन द कंप्यूटर इनपुट्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द गिवन इनपुट टू द कंप्यूटर इज़ ऐड 2 and 3, कोई अगर हम कोई इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, वो इनपुट क्या है, ऐड कीजिए 2 and 3 को, देन डेटा कंसिस्ट ऑफ 2 and 3 एंड इंस्ट्रक्शन इज ऐड। यहाँ पे इस टेबल की हेल्प से समझ में आ जाएगा अभी। तो एक दूसरा एग्जाम्पल भी है, इफ़ द गिवन इनपुट इज प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अगर दूसरा इनपुट आप दे रहे हो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो उसे कंप्यूटर किस तरह से देखेगा, उसे कंप्यूटर देखेगा कि डेटा तो जो है इसमें वो हेलो वर्ल्ड है और इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रिंट है। तो वही यहाँ पे टेबल की हेल्प से इन्होंने समझाया आपको। हमने इनपुट दिया कंप्यूटर को ऐड 2 and 3, इस ऐड 2 and 3 ये हमारा जो कमांड हमने दी है, इसमें 2 and 3 इज़ नोन एज डेटा एंड ऐड इज़ इंस्ट्रक्शन। तो इस ऐड की डेफिनेशन ऑलरेडी कंप्यूटर में सेव होगी सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, और ये आउटपुट जो है परफॉर्म करेगा कंप्यूटर। एक बात ये हो गई। ओके, अब ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम लेंथी होने नहीं देंगे। सॉल्यूशन देख लेते हैं हम अभी इसका। तो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने सिंपल सी इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया है, जो कि कीबोर्ड, माउस एंड माइक्रोफोन ले लिया है। आई डोंट थिंक कि माइक्रोफोन के बारे में भी बताने की कोई ज़रूरत है। ठीक है, तो सिंपल सी डिवाइस होती है जो कि साउंड को इनपुट में देने के लिए काम में आएगी। ठीक है, ऑन द होल एक इनपुट डिवाइस ही है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम आउटपुट की। तो आउटपुट में इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, देखो वही चीज़ यहाँ इन्होंने मेंशन कर दी है। आउटपुट, द आउटपुट यूनिट कन्वर्ट्स द आउटपुट इन बाइनरी फॉर्म टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। वही बात है कि
ह्यूमन आउटपुट तो जनरेट होगा बाइनरी लैंग्वेज में, लेकिन उसके बाद वो जो है ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में किसी इमेज में, वो जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है वो आपकी कोई इमेज भी हो सकती है, कोई वीडियो भी हो सकता है, ABCD भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करके शो होता है। अच्छा, एक चीज़ और, चलिए पहले ये बता देते हैं कि आउटपुट यूनिट्स में यहाँ पे कौन कौन सी यूनिट्स को इन्होंने ले रखा है। इन्होंने ले रखा है मॉनिटर को या फिर कोई भी स्क्रीन, आप TFT LED जो भी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात हो रही है, प्रिंटर के बारे में बात हो रही है और स्पीकर के बारे में बात हो रही है। अब सिंस आप लोग 11th क्लास में हो तो आई डोंट थिंक कि इन डिवाइसेस के बारे में भी बताने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वेल, अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। 25 मिनट के अप्रॉक्स का ये वीडियो ऑलरेडी हो चुका है और मुझे पता है आप लोग ज़्यादा लंबे वीडियो देखने के शौकीन तो हैं नहीं। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। उस कंप्लीट वीडियो में आई विल ट्राई टू कवर दिस टॉपिक, द CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो उसमें मैं इसको कवर करूँगा। ये तीन के तीनों जो इसके पार्ट्स हैं, रजिस्टर्स, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल, ALU, इनके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए, इसको समझिए। वेरी सून नेक्स्ट लेक्चर अवेलेबल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।